सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन क्यों आवश्यक है, साथ में हम इसके डेरिवेशन भी पढ़ेंगे, सवाल भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए यहाँ पर कि प्रतिरोधों का संयोजन होता है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, तो प्रतिरोधों का संयोजन करने की आवश्यकता क्या है उसको समझिए ध्यान से। यदि हमारे पास मौजूद दो प्रतिरोध हैं, देखो प्रतिरोध होता है, इसका प्रतीक होगा, प्रतिरोध जो होता है इसका प्रतीक होता है ऐसे। ठीक है, ऐसा प्रतिरोध का प्रतीक होता है, प्रतीक चिन्ह जिसको अपन कहते हैं। समझिए ध्यान से, यदि हम इस प्रकार के दो प्रतिरोध लेते हैं जो कि पहले से हमारे पास मौजूद है, इसको हम नाम देते हैं मौजूद प्रतिरोध, जो कि हमारे पास पड़े हुए हैं, मौजूद प्रतिरोध पड़े हुए हैं। अब इसमें पहला प्रतिरोध है वो है 8 ओम का, दूसरा प्रतिरोध है वो है 8 ओम का। ठीक बात है, पहला प्रतिरोध है 8 ओम का, दूसरा प्रतिरोध है 8 ओम का। लेकिन कंडीशन ये है कि हमको चाहिए थे एक प्रतिरोध जो कि 16 ओम का, एक प्रतिरोध चाहिए था हमको 16 ओम का, और दूसरा प्रतिरोध हमको चाहिए था 4 ओम का। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मौजूद भाई साहब प्रतिरोध है हमारे पास 8 ओम 8 ओम के दो प्रतिरोध है। हमको चाहिए एक 16 ओम का प्रतिरोध, एक 4 ओम का प्रतिरोध। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, फंस गए हम तो भाई साहब कि हमारे पास तो यही है, हमको चाहिए ये वाले, है ना। तो ये है आपके वांछित प्रतिरोध, वांछित प्रतिरोध। अब समझिए ध्यान से होता क्या है। प्रतिरोध भाई साहब होते हैं, प्रतिरोध होते हैं वो, यहां पर मैं लिख देता हूं, उनका जब संयोजन करते हैं तो प्रतिरोधों का जो संयोजन होगा वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक्चुअल में 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितने होते हैं, 2 प्रकार के। एक होगा श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होगा पार्श्व, या फिर इसका दूसरा नाम है समानांतर क्रम संयोजन। तो आप समझिए, अब मैंने इसको छोड़ा क्यों, पहले ये क्यों बताया। ठीक है, तो समझिए बात को ध्यान से कि प्रतिरोधों का संयोजन होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम, समांतर क्रम संयोजन। हमको भैया मौजूद भाई साहब थे 8 ओम 8 ओम के, हमको चाहिए थे 16 ओम का और 4 ओम का। तो इस कंडीशन में हम यदि इन दोनों का संयोजन यदि श्रेणी क्रम में कर देते हैं, बात को समझना ध्यान से, यदि हम इन दोनों ओम का संयोजन श्रेणी क्रम में कर देते हैं तो हमको मिल जाता है भाई साहब 16 ओम का प्रतिरोध। समझिए नहीं समझे? यदि हम इन दोनों का श्रेणी क्रम में कर देते हैं संयोजन तो 16 ओम मिल जाता है प्रतिरोध, जो हमको चाहिए था वो मिल गया। दूसरी बात ये है कि यदि हम इन दोनों का संयोजन पार्श्व क्रम में कर देते हैं तो हमको जो चाहिए था वो मिल जाता है 4 ओम का प्रतिरोध। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो मौजूद प्रतिरोध है हमारे पास पड़े हुए हैं, उनसे और अगर बनाना है जो हमको चाहिए, है ना। देखो मौजूद है वो अलग बात है, चाहिए वो अलग बात है, काम में ले रहे वो अलग बात है। तो मौजूद प्रतिरोध का वांछित प्रतिरोध में हम परिवर्तन करते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं प्रतिरोधों का संयोजन करना आवश्यक है। ठीक है, इसलिए जरूरत पड़ती है प्रतिरोधों का संयोजन करने की। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं तो प्रतिरोधों का संयोजन होता है 2 टाइप का होता है, एक श्रेणी क्रम का संयोजन और एक पार्श्व क्रम का संयोजन। अब मैं इसकी डेफिनेशन को लिखता हूं। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिख दिया श्रेणी क्रम संयोजन, इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है। तो डेफिनेशन को बाद में समझते, पहले यहाँ पर समझिए ध्यान से श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है वाक्य में। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में हम 3 प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। ये पहला प्रतिरोध, इसका बिंदु और इसका बिंदु। ठीक है,
ये दूसरा प्रतिरोध है और ये तीसरा प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ठीक है, 3 प्रतिरोध को मैंने जोड़ दिया है। अब इन तीनों प्रतिरोध से हम बैटरी जोड़ देते हैं, कुंजी भी जोड़ देते हैं, चाहे तो आप एमीटर भी जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़े तो भी ना दर्शा सकते हैं, मतलब जोड़ना तो पड़ेगा, पर यहाँ पर एमीटर जोड़ देता हूँ श्रेणी क्रम में। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार का परिपथ मैंने बनाया है, जिसमें आप देखेंगे तो मैंने 3 प्रतिरोध लिया है। ये है R1, ये है R2, ये है R3, 3 प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध को अपन R से दर्शाते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब आप समझेंगे, ध्यान से समझना बात। 3 प्रतिरोध को हम क्या करते हैं, एक के बाद एक को जोड़ते हैं, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिला करके जोड़ते हैं। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसको अपन कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहते हैं इसको, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन को पढ़िए, प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन जिसमें तीनों प्रतिरोधकों को जब एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाकर जोड़ा गया हो, तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसको श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। एक प्रतिरोध को या एक सिरे से दूसरे सिरे, एक सिरा इधर से दूसरे सिरे, बीच में हमने क्या किया है, मिला करके जोड़ा गया है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। होता है क्या, इसको समझिए ध्यान से। इस कंडीशन में हम देखते हैं तो भाई साहब जो धारा जा रही है इस प्रकार से, आई धारा जा रही है। एक सीक्रेट बात आपको बताता हूँ, ध्यान रखना होगा। इस सीक्रेट बात क्या है, यदि पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, IMP पहला है, यदि धारा होती है उसका जो मार्ग होता है वो आगे कहीं बढ़ नहीं रहा है, तो यदि रास्ता या फिर अपन कह सकते हैं मार्ग बढ़ नहीं रहा है या विभाजित नहीं हो रहा है, तो जो धारा होगी वो क्या होगी, नियत रहेगी या समान रहेगी। यदि मार्ग बढ़ नहीं रहा है तो धारा नियत या फिर समान रहती है, नियत रहती है। इस कंडीशन में आप देखेंगे तो जो धारा जा रही है I, वो प्रतिरोध में भी I धारा जाएगी, R2 दूसरे प्रतिरोध में भी I धारा जाएगी, तीसरे प्रतिरोध में भी I धारा जाएगी, यानी कि जो धारा होती है वो समान रहेगी। जब आपका श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो, या फिर हम कह सकते हैं कि रास्ता या मार्ग होता है बढ़ नहीं रहा है, तो जो धारा जाती है वो एक समान जाती है, एक समान होती है। अब दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट इसका जस्ट विपरीत कीजिए। यदि धारा समान है तो आपका जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, विभवांतर होगा वो अलग अलग होगा। कैसे अलग अलग होगा, देखिए यहाँ पर अपन वोल्ट मीटर को विभवांतर को मान लेते हैं V1, इस बिंदु से इस बिंदु के मध्य नापेगा, तो यहाँ से दूसरा V2 हो जाएगा, यहाँ से आपका तीसरा V3 हो जाएगा। या फिर ये भी कह सकते हैं भाई साहब, जो आपका विभवांतर होता है उसको अपन वोल्ट मीटर से नापते हैं, तो उसको अगर हम पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो इस प्रतिरोध के लिए इधर से बिंदु इधर तक प्रतिरोध है R1, तो इसका V1 विभवांतर हो जाता है। V2 का देखेंगे इधर से इधर तक है, मैंने यहाँ पर लिखा है लेकिन यहाँ से होगा, ठीक है, तो ये V2 हो जाएगा, V3 होगा। ठीक है, तो विभवांतर क्या होगा, अलग अलग, लेकिन जो धारा होती है वो नियत रहेगी। तो हम देखेंगे यहाँ पर ओम के नियम के अनुसार या ओम के नियम से ओम के नियम के अनुसार सूत्र हो जाएगा V बराबर IR। ठीक है, V बराबर IR। अब हम लिखेंगे पहले प्रतिरोध के लिए, प्रथम प्रतिरोध के लिए, प्रथम प्रतिरोध के लिए क्या होगा, तो प्रथम प्रतिरोध के लिए हो जाएगा V1 बराबर IR
1। देखिए आई को 1 क्यों नहीं किया, क्योंकि आई होती है वो सभी में कैसी है, केवल नियत है या एक ही जा रही है, जो कि आई होगा वो I1 I2 I3 नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि धारा होती है वो कैसी आपके नियत है, समान है। अब देखते हैं दूसरा द्वितीय प्रतिरोध के लिए। इसमें आप देखिए तो V2 बराबर का होगा IR2। उसी प्रकार से तृतीय के लिए क्या हो जाएगा, तीसरे प्रतिरोध के लिए V3 बराबर IR3। अब हम लिखेंगे कि यदि हम R1 R2 R3 को मिला देते हैं तो इसको हम बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए क्या होगा, के लिए ओम का नियम, तो इसके लिए ओम का नियम के अनुसार हो जाता है V बराबर IR तुल्य। ठीक है, IR तुल्य। अब आप देख रहे हैं सभी में विभवांतर कैसा है, अलग अलग है। तो यहाँ पर होगा तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V होगा, सभी को जोड़ेंगे विभवांतर को, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इस प्रकार से हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, V का मान है ये वाला, V1 का मान है ये वाला, V2 का मान है ये और V3 का ये मान ये। तो जिसका मान है वो अपन क्या करेंगे, इसमें रख देते हैं। V का मान कितना है, IR तुल्य, ये तुल्य लिखा है, ठीक है। बराबर V1 का मान कितना है, IR1, V2 का मान कितना है, IR2, V3 का मान कितना है, IR3। ठीक है, अब देखिए इसको वापस लिख देता हूँ एज इट इज, वैसा वैसा IR तुल्य बराबर, इसमें सब में I है वो आपका कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये होगा। अब देखो I से I कट जाता है, बाकी बचेगा क्या, तो बचेगा आपका R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही है आपके श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र, फाइनली सूत्र। ठीक है, तो आपने देखा है कि श्रेणी क्रम संयोजन होता है, इसमें जो धारा होती है वो नियत रहती है। क्यों नियत रहती है, क्योंकि यहाँ पर रास्ते नहीं बढ़ रहे हैं, धारा को जो जा रही है उसका रास्ता नहीं बढ़ रहा है, इसलिए धारा समान होगी। विभवांतर होता है वो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग होगा, अर्थात V1 प्लस V2 प्लस V3 इस सब को जोड़ देते हैं, तो जो मान होगा V1 का उसका लिखेंगे V होगा वो V तुल्य, या फिर अपन कह सकते हैं R तुल्य होगा, प्रतिरोध का तुल्य मान होगा वो अपन इधर रख देंगे। यहाँ से चीज़ कॉमन निकल जाती है, I यहाँ से पहले से I है, अगर दोनों चीज़ समान हैं और बराबर के उधर है और बराबर के इधर है तो वो कट जाती है, तो सिंपली आपका बच जाएगा R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, आगे समझते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि हम इसको बात कर लेते हैं N प्रतिरोध के लिए, ठीक है, इस सूत्र को अपन आगे लिखेंगे। N प्रतिरोध के लिए अगर देखा जाए तो सूत्र क्या बन जाएगा N प्रतिरोध के लिए, तो सिंपल हमको करना क्या है, R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 आगे प्लस RN, ये निकल के आ जाता है जब उन N प्रतिरोध की बात करेंगे तब। ठीक बात है, अब आप समझेंगे इसमें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो आपका R यानी तुल्य प्रतिरोध होगा वो सभी प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर नियत देखेंगे तो आपका I नियत है, यहाँ I होगा वो नियत है, तो होगा क्या, I नियत है, इसका मतलब V होगा वो किसके बराबर होगा, R के, तो V होगा वो समानुपातिक होगा R के, ये होगा बात। ठीक है,
तो दोस्तों मैंने डेफिनेशन को लिख दिया। देखिए, तुल्य प्रतिरोध होगा यानी कि आर तुल्य होगा वो श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए उनसे सभी प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोध के योग के बराबर होता है, सॉरी, प्रतिरोध के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, ये लिखना भूल गया था। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध होगा आर तुल्य होगा वो सभी प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। इस कंडीशन में आप देखेंगे तो ये इसका फाइनली सूत्र होता है आर तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि जो आर तुल्य होता है प्रतिरोध होगा वो सभी श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े हैं उनके योग के बराबर होता है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वापस से इसका, और श्रेणी क्रम संयोजन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं सेकंड, जो कि पार्श्व क्रम संयोजन। तो दोस्तों अब सेकंड है पार्श्व या फिर समांतर क्रम संयोजन। इसको समझते हैं, समझिए ध्यान से। डेफिनेशन तो मैंने लिख दी है, पहले आप यहाँ पर फोकस कीजिए, फिर बाद में डेफिनेशन को समझना। यदि हम क्या करते हैं, उन तीनों प्रतिरोध जो पहले लिए थे वही तीनों प्रतिरोध की बात करें, उन तीनों प्रतिरोध को यदि हम बिंदु एक्स वाई जो कि दो बिंदु हैं उनके मध्य जोड़ देते हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। यदि तीनों प्रतिरोध को बिंदु एक्स वाई के मध्य हम जोड़ देते हैं तो फिर क्या होगा, समझिए ध्यान से। यहाँ पर हम बैटरी लगा देते हैं, कुंजी लगा देते हैं, चाहे तो अमीटर भी लगा दीजिए। एमीटर का काम करता हो तो आपको पता होगा, है ना, मैंने पहले वीडियो बनाए थे उसमें बताया था। एमीटर का काम होता है धारा को नापने का, और वोल्ट मीटर का काम होता है विभवांतर को नापने का। ठीक है, यहाँ पर समझिए प्लस माइनस, ये है आपके कुंजी। प्रतिरोध कौन कौन से होंगे यहाँ पर, R1 R2 और R3। अब समझिए ये बिंदु है आपके एक्स वाई। यदि हम तीनों प्रतिरोध को बिंदु एक्स वाई उनके बीच में जोड़ते हैं तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है उससे पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। पहले डेफिनेशन को पढ़िए। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें तीनों प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें तीनों प्रतिरोध R1 R2 R3 है ना, प्रतिरोध एक साथ बिंदु x तथा y के बीच में संयोजित हो तो इस प्रकार की जो संयोजन होता है इस संयोजन को हम पार्श्व क्रम संयोजन या फिर समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब समझना बात यहाँ पर ध्यान से, जो कि मैंने आगे बताया था सीक्रेट बात है। वो सीक्रेट बात क्या थी, इंपॉर्टेंट बात, आगे वाला को समझिए वापस ध्यान से। आगे वाला मैंने बताया था कि यदि धारा का मार्ग या रास्ता बट नहीं रहा था वहां पर तो धारा क्या थी, समान थी। लेकिन भाई साहब यहाँ पर जब धारा जाती है तो यहाँ पर भी धारा जाएगी, यहाँ पर भी धारा जाएगी, यहाँ पर भी धारा जाएगी। तो धारा का मार्ग होता है वो एक न होकर के यहाँ पर बट रहा है, तो फिर धारा का जो मान होगा या फिर धारा होगी वो अलग अलग प्रतिरोध के लिए अलग अलग हो जाएगी। तो धारा नियत नहीं रहेगी। इस प्रतिरोध के लिए I1 धारा, इस प्रतिरोध के लिए I2 धारा, इस प्रतिरोध के लिए I3 धारा होगी। सिंपल है, वापस यहाँ पर होके निकलेगी। लेकिन यदि हम विभवांतर की बात करते हैं तो विभवांतर हमेशा सिरों से जुड़ता है। तो यहाँ पर वोल्टमीटर हम जोड़ देते हैं V और यहाँ पर हम जोड़ते हैं वोल्टमीटर V। इस कंडीशन में हम देखेंगे तो धारा बट रही है, इसका मतलब विभवांतर कैसा होगा, नियत रहेगा, वो बटेगा नहीं, समान रहेगा। तो तीनों प्रतिरोध के लिए विभवांतर नियत रहता है, लेकिन तीनों प्रतिरोध के लिए धारा होती है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम मार्ग बटने के कारण से या मार्ग बट जाने से धारा बढ़ जाती हैं, या फिर हम कह सकते हैं अर्थात अनियत रहती है। वो नियत नहीं रहेगी, अनियत रहती है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो जाता है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, इसमें क्या होगा, दो बिंदुओं के मध्य x व y के बीच विभवांतर क्या होता है, समान रहता है। अब हम देखेंगे आगे डेरिवेशन, समझिए बात को ध्यान से। ओम के नियम से, ओम के
नियम से। होता क्या है, ओम के नियम के अनुसार हम जानते हैं V बराबर आई आर। ओके, अब इसमें देखिए आगे क्या होता है। यदि मैं I को अकेला करूं तो क्या होगा, V ये आपका नीचे आ जाएगा, R होगा वो I V के नीचे आ जाएगा, तो ये V के नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रथम प्रतिरोध के लिए ओम का नियम। फर्स्ट प्रथम प्रतिरोध के लिए I1, क्योंकि I होगा वो सभी के लिए अलग अलग है, तो I1 बराबर V तो नियत होगा तो V वैसा वैसा रहेगा और R1 हो जाएगा। ठीक बात है, समझिए। V नियत है तो V को आपको सिंपली V लिखना है, V1 नहीं करना है, जो कि आगे V1 किया था, वहाँ पर विभवांतर क्या था, अलग अलग, इसलिए यहाँ पर विभवांतर समान है तो V ओपन R1 हो जाएगा। सेकेंड होगा द्वितीय प्रतिरोध के लिए, थर्ड हो जाता है तृतीय प्रतिरोध के लिए। समझिए बात कुछ ऐसे, द्वितीय प्रतिरोध के लिए क्या होगा, I2 बराबर V ओपन R2। तृतीय प्रतिरोध के लिए क्या होगा, I3 बराबर V ओपन R3। अब हम लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध के लिए, चौथा हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध के लिए। तुल्य प्रतिरोध के लिए क्या होगा बच्चों, तो तुल्य प्रतिरोध के लिए होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ I बराबर V ओपन R तुल्य। तो क्या होगा, तो I बराबर धारा होगी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगी। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, I1 का मान रखेंगे I1 में, I2 का मान रख देंगे I2 वाला, I3 का मान रखेंगे I3 वाला, और I का मान इधर है, सबको मान रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझिए I की जगह क्या लिखूंगा मैं, V ओपन R तुल्य, तो V ओपन R तुल्य बराबर I1 की जगह V ओपन R1, V ओपन R1 प्लस V ओपन R2 प्लस V ओपन R3, है ना। पहले से मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर I3 होगा, इससे I3 का मान रखेंगे। अब आगे समझते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, V है ना, V ओपन R1 V ओपन R2, तो R1 R2 R3 तो कॉमन नहीं निकलेंगे, तो V होगा वो समान है सब में, तो कॉमन निकल जाता है। इसकी बात नहीं कर रहा मैं, केवल इसकी बात कर रहा हूँ, इन तीनों की। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, V ओपन R तुल्य बराबर, यहाँ से कॉमन निकल जाता है V, बाकी बचेगा क्या, 1 ओपन R1 प्लस 1 ओपन R2 प्लस 1 ओपन R3। ठीक बात है, V 1 ओपन R1 प्लस 1 ओपन R2 प्लस 1 ओपन R3। अब समझिए, बराबर के उस साइड में V है, बराबर के इस साइड में भी V है, दोनों ऊपर हैं, तो ऊपर ऊपर बराबर के समान होंगे, वो कट जाते हैं, तो V से V कट जाता है, तो बाकी बचेगा क्या, तो ये कट जाएगा, तो बाकी बचेगा क्या आपका, देखिए 1 ओपन R तुल्य बचेगा, तो 1 ओपन R तुल्य बराबर 1 ओपन R1 प्लस 1 ओपन R2 प्लस 1 ओपन R3, तो 1 ओपन R1 प्लस 1 ओपन R2 प्लस 1 ओपन R3। ये निकल जाता है फाइनली पार्श्वक्रम का सूत्र, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे अपन समझते हैं। यहाँ पर इसको देखिए, यदि हम इसमें N प्रतिरोध की बात करेंगे, यदि N प्रतिरोध की बात करते हैं, N प्रतिरोध के लिए बात करेंगे, तो होगा क्या, 1 ओपन R तुल्य बराबर 1 ओपन R1 प्लस 1 ओपन R2 प्लस 1 ओपन R3 प्लस डैश 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 प्लस 1 ओपन RN। ये निकल जाता है आपके N के लिए, N प्रतिरोध के लिए। ध्यान रखिए, ध्यान से। ठीक है, वापस कमॉन देखिए ध्यान से, यदि हम दो बिंदुओं के मध्य तीनों प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, तो इन तीनों प्रतिरोध में धारा होगी, उसके लिए रास्ता बढ़ जाता है, तो धारा अलग अलग होगी, I1 I2 I3। तो इसके आधार पर सूत्र बन जाएगा I, जो धारा थी पहले वो तीनों प्रतिरोध के अलग अलग होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार V बराबर आई आर, जहाँ पर I को अलग करेंगे तो R होगा, V के नीचे से लग जाएगा, V ओपन R हो जाएगा। ठीक है,
यदि हम प्रथम प्रतिरोध के लिए ओम के नियम को लगाते हैं तो I1 बराबर V ओपन R1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर V होगा वो 1 नहीं होगा। V क्यों नहीं 1 होगा? क्योंकि विभवांतर होता है दो बिंदुओं के मध्य केवल नियत रहता है या समान रहता है, एक ही होता है, तो V होगा। ठीक है, फिर I2 का मान रख दें। I2 को देखेंगे अपन द्वितीय प्रतिरोध के लिए ओम का नियम, फिर तृतीय प्रतिरोध के लिए ओम का नियम देखेंगे तो I3 बराबर V ओपन R3। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे, जो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 का मान रखेंगे। अब हम देखेंगे सब में कॉमन चीज़ क्या है, तो यहाँ पर इसको तो रहने देंगे V ओपन R तुल्य को, तो लेकिन यहाँ पर V होगा तो वो आपका V कॉमन निकल जाएगा। जहाँ से आपका V होगा वो अलग होगा, वहाँ पर 1 रहेगा, तो 1 ओपन R1 1 ओपन प्लस 1 ओपन R2 प्लस 1 ओपन R3। सिंपली इसको अपन यहाँ से V होगा ऊपर होगा और यहाँ पर भी V ऊपर है, समान समान बराबर की इस तरफ उस तरफ हो तो वो कट जाते हैं। तो फाइनली आपका सूत्र निकल के आ जाता है 1 ओपन R तुल्य बराबर 1 ओपन R1 प्लस 1 ओपन R2 प्लस 1 ओपन R3। यदि हम N प्रतिरोध की बात करेंगे तो उसके लिए हो जाएगा इसका सूत्र 1 ओपन R तुल्य बराबर जो भी है उसको लिख देंगे, प्लस साथ में हम डिस्टेंस लगा के क्या लिखेंगे लास्ट टाइम, जितने तक जाएगा N तक जाएगा, मतलब 1 ओपन RN हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली आपका हो जाएगा पार्श्व क्रम का सूत्र। अब आप समझेंगे ध्यान से कि इस कंडीशन में हम देखते हैं कि यदि V नियत है तो I होगा वो 1 ओपन R यानी कि R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ रहे नहीं समझ रहे? यदि हम V को नियत किया है, इधर नियत है, इसका मतलब ये होगा कि जो धारा होगी वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगी। और पार्श्व क्रम संयोजन में ऐसा होगा कि जो आपका प्रतिरोध होता है तुल्य प्रतिरोध, जो व्युत्क्रम प्रतिरोध के प्रत्येक व्युत्क्रम प्रतिरोध होता है उसके योग के बराबर होता है। विपरीत है और उसके सबका योग करेंगे तो उसके बराबर हो जाता है आपका व्युत्क्रम तुल्य प्रतिरोध। ये फाइनल इसका सूत्र है, ये वाला दोनों याद रखिए। तो आगे समझते इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब दोस्तों जो आगे मैंने एग्जाम्पल बता के आपको समझाया था उसके आधार पर मैंने यहाँ पर 2 सवाल लिखे हैं, उस सवाल को अपन सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि 8 ओम का प्रतिरोध है मौजूद प्रतिरोध और दूसरा भी 8 ओम का है और हमको चाहिएगा 16 ओम का और 4 ओम का। तो जो वांछित प्रतिरोध हमने बनाया था जब प्रतिरोधों का संयोजन किया था, तो किस प्रकार का संयोजन करेंगे तो ये हमको 16 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस परिपथ की। ये जो परिपथ है इसमें 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं, जो कि एक को मैं R1 नाम दे देता हूँ, इसका मान है 8 ओम, और R2 है उसका भी मान कितना है 8 ओम। इधर देखते हैं, इधर भी आपके 2 प्रतिरोध लगे होते हैं, एक R1, इसको R2 मान लेता हूँ सॉरी, और इसको R1, इसका भी 8 और इसका भी 8 ओम है। अब होता क्या है, ये जो 2 प्रतिरोध लगे हुए एक के बाद में एक लगे हुए, इसका मतलब आप पहचान सकते हैं कि ये किस क्रम में लगे हुए, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में लगे होने के कारण से श्रेणी क्रम का सूत्र हम लगाएंगे। सूत्र क्या था, R तुल्य बराबर R1 प्लस R2, जहाँ पर R1 का मान कितना है 8, तो R तुल्य बराबर R1 का मान कितना है 8, R2 का मान कितना है 8, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा R तुल्य 16, कितना हो जाएगा 16। तो यदि हम इन 2 प्रतिरोध को यानी कि इन 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 16 ओम का हमको प्रतिरोध मिल जाता है। ये यदि हमने इसको जोड़ा है तो फाइनली जो आपका तुल्य प्रतिरोध का परिपथ बनेगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर बैटरी लग जाती है, ये कुंजी है, अमीटर हो जाएगा ऐसे, ये 16 ओम प्लस माइनस कुंजी। ठीक है, तो फाइनली ये है आपका मौजूद प्रतिरोध और ये है आपका वांछित प्रतिरोध। इसमें देखते हैं, अब इसमें भी आप देख के पता लगा सकते हैं किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं। जब ये पार्श्व क्रम में जुड़े होते हैं तो इसके लिए सूत्र लग जाता है 1 ओपन R तुल्य बराबर 1 ओपन R1 प्लस 1 ओपन R2। R1 का मान कितना है 8, R2 का मान भी 8 है, तो 1 ओपन R तुल्य बराबर 1 ओपन 8 प्लस 1 ओपन 8। 8 नीचे है, लघुत्तम क्या आ जाएगा 8, 8 का भाग 8 में देंगे, 8 का भाग 8 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 आया उसका गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 8 का भाग 8 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो 1 ओपन R तुल्य बराबर 2 ओपन
8, ठीक है। अब देखिए 1 ओपन आर तुल्य का मान है 2/8। अब हम क्या करेंगे, आर तुल्य निकालेंगे, तो आर तुल्य को उल्टा कर देंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा 8/2। अब इसका मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 का भाग 8 में, 4 बार जाएगा, तो 4 ओम। तो फाइनली आप देख सकते हैं, सॉरी, आर तुल्य का मान कितना है, 4 ओम। तो मैंने बात की थी कि जब हम इस दोनों प्रतिरोध, मौजूद प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ते हैं, पार्श्व क्रम में, तो इसका जो मान आएगा या वांछित जो प्रतिरोध हमको मिलेगा वो 4 ओम का मिल जाता है। यदि हम इसको बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, तुल्य प्रतिरोध कैसे बनाएंगे, ऐसा, ठीक है, सिंपल आपका जैसे यहाँ पर बनाया वैसा कैसा, और यहाँ पर 4 ओम का उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो मौजूद प्रतिरोध होता है इसको वांछित प्रतिरोध में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए दो प्रतिरोधों का संयोजन करेंगे हम, श्रेणी क्रम का संयोजन और पार्श्व क्रम का संयोजन, आपने देखा है, और बाकी आप इस प्रकार से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें जो भी श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम का जितने भी सवाल बनते हैं उसको मैं क्या करूँगा, अलग से करवा दूंगा, तो वो अगले वीडियो में आ जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक